हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान का दोस्तों 7 मार्च का पेपर लीक हो गया, वायरल पेपर लीक हो गया और ये 100% की गारंटी नहीं है दोस्तों, 1000% 7 मार्च को यही पेपर मिलने वाला है आपको। यूपी बोर्ड के क्लास 10 के स्टूडेंटों, जितने भी स्टूडेंट 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले, तो आज का वीडियो उनके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1000% की गारंटी है, यही पेपर आपको 7 मार्च को देखने को मिलने वाला बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। और ये हम पूरा पेपर आप लोगों के लिए हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार विजिट करो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंडों के साथ आप शेयर नहीं करते वीडियो को तो भाई शेयर कर दो। और साथ में देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है ना, हम लिख कर भी लेकर आए आपको, या हम बताएंगे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा तो पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा और 70 नंबर यहां पर आपके पूर्णांक दिए जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, ये हिंदी इंग्लिश टू दोनों वर्जन है, पार्ट 1 रहेगा हमारा। फर्स्ट में हमारा क्या रहेगा, पार्ट 1 रहेगा, यानी कि पहले हमारे बहुविकल्पिक क्वेश्चंस यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया, ठीक है। तो यंग इटली का निर्माण किसने किया गया था, तो किसने किया था यंग इटली का निर्माण, जूसेप मैस्नी ने किया था। किसने किया था, जूसेप मैस्नी ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले ही बोल रहे भाई, इस वीडियो को आपने देख लिया तो सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, 1 मिनट वीडियो देकर भाग गए ना भाई तो फिर आपका कुछ भी नहीं। बहुत ही ज्यादा ये वायरल पेपर आप लोगों के लिए रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किसने 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो किसको जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था 1871 में, तो किसको किया था, काइजर विलियम प्रथम को, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 3rd नंबर का, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो फ्रांस में 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, सीमित राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, लोकतंत्र था, ठीक है। तो कैसा तंत्र था हमारा, जो हमारे 1789 में फ्रांस में एक असीमित प्रकार का राजतंत्र था। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का क्या कारण था। तो कानून समाप्त करने का ब्रिटेन में जनसंख्या की वृद्धि थी। अगला जो आपका ऑप्शन रहेगा वो हम देखते हैं कौन सा रहेगा, कृषि उत्पादकों में अधिकता थी, कानून आयात पर नियंत्रण था, या उद्योगपति एवं शहरी उद्योग का विरोध था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये ब्रिटेन में किया गया था, अमेरिका में किया गया था, फ्रांस में किया गया था, या भारत में किया गया था। तो ठीक है, ध्यान से सुनना कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन था वो अमेरिका में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, अमेरिका में आयोजित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ निम्नलिखित में से विषय संघ सूची है। तो देखो आपको बताना है कि इनमें से जो आपका विषय संघ सूची कौन है, प्रतिरक्षा है, कृषि है, शिक्षा है, व्यापार है। तो क्या हो जाएगा भाई, व्यापार आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पेपर रहने वाला है। अगर इसको कंप्लीट देख लिया तो सामाजिक विज्ञान का तो यार टेंशन ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्य वर्ग है। तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो वर्ग है, ठीक है, जाति है, वो कौन सा है, तमिल है, ईसाई है, सिंगली है, मुस्लिम है। तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या बचा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, वो सिंगली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगली पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित देश में कहाँ संगठनात्मक शासन नहीं है। तो संगठनात्मक जो शासन है वो कहाँ नहीं है, भारत में नहीं है, बेल्जियम में नहीं है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, ठीक है। तो संगठनात्मक जो शासन है वो किस देश में नहीं है, तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि चीन जो है यहाँ पर संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, महात्मा गांधी का विचार था। तो महात्मा गांधी जी थे, उनका क्या विचार था, धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, या फिर धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, फिर
धर्म और राजनीतिक अलग अलग है या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे, उनका एक ही विचार था कि जो धर्म है उसको कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि धर्म है वो राजनीति से अलग हो जाएगा तो पूरा राष्ट्र हमारा अलग हो जाएगा, इसलिए धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो लोकतंत्र से संबंधित कौन है? पारदर्शी शासन है, वैध शासन है, उत्तरदायित्व शासन है, इनमें इसमें से सभी। तो देखो लोकतंत्र से संबंधित जो शासन आपका रहेगा वो कौन सा था? पारदर्शी, वैध, उत्तरदायी। तो उत्तरदायी जो शासन है, अगर उत्तरदायित्व शासन होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। तो ठीक है, तो लोकतंत्र से संबंधित जो शासन था वो उत्तरदायी था। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार जो सोपानी खेती जो होती है वो किस राज्य में होती है? हरियाणा में होती है, पंजाब में होती है, उत्तराखंड में होती है या उत्तर प्रदेश के मैदान में होती है? ठीक है, तो सीढ़ीदार जो कृषि होती है वो कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मत करना, यूपी में नहीं होती, उत्तराखंड में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो अब यहाँ पर आपको रबी की फसल बतानी है। चावल है, मोटा अनाज है, चना है, कपास है। तो रबी की जो फसल है, जो अभी ये मौसम चल रहा है, जैसे कि अक्टूबर के समथिंग जो फसल बोई जाती है वो रबी की फसल होती है। तो अक्टूबर के समय गेहूं है, सरसों है, चना है, ये सारी जो है जौ है, ये क्या होती है? रबी की फसलें होती है। ठीक है, ये रबी की फसल, यानी कि आपका चना बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा आंसर। अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका, ठीक है, 13वें नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज यहाँ पर आपको बताना है जो मोनोजाइट रेत से संबंधित है? ठीक है, तो खनिज मतलब तेल खनिज पाया जाता है, यूरेनियम है, थोरियम है, कोयला है। तो मोनोजाइट रेत है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि थोरियम जो है वो मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कौन सा उद्योग है, ठीक है, कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को, ठीक है, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? प्लास्टिक बनाने के लिए, या फिर मोटर गाड़ी बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, एल्युमिनियम। तो देखो चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हम कब करते हैं? सीमेंट बनाने के लिए। किसके लिए? सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो भारत से बेहतर किस देश की स्थिति है ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी नेपाल। तो पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति बेहतर है भारत से? तो श्रीलंका आएगा। क्या आ जाएगा? श्रीलंका, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट यहां पर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो आप यहां पर देख सकते हो, 16वें नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो धात्विक खनिज यहाँ पर बताना है कि अब्रक धात्विक खनिज है, कोयला है, लोहे अयस्क है, चूना पत्थर है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो धात्विक जो खनिज यहाँ पर रहेगा, ठीक है, धात्विक खनिज जो रहेगा वो क्या रहेगा? लोहा अयस्क है। ठीक है, लोहा अयस्क जो रहेगा वो क्या रहेगा मेरे बच्चे? सॉरी, लोहा अयस्क नहीं, यहाँ पर अब्रक खनिज रहेगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो आपका अब्रक ही धात्विक खनिज होगा। ये सारे अधात्विक खनिज होते हैं, तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में शामिल है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में शामिल है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। ठीक है, तो एक वस्तु का जो अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में शामिल होता है वो कौन सा होता है बच्चे? वो हो जाता है आपका प्रारंभिक क्षेत्र है। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एंथ्रासाइड का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार का, किस निम्नलिखित में से किस खनिज में करते हैं? देखो एंथ्रासाइड जो होता है क्या होता है? ये जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये कोयला होता है। क्या होता है? कोयला होता है। लोहा अयस्क होता है, बॉक्साइड होता है, कोयला होता है, सोना होता है। तो ये एंथ्रासाइड जो होता है ये क्या होता है बच्चे? कोयला होता है। क्या होता है? कोयला होता है। ठीक है,
अगला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? तो निम्नलिखित में से यानी कि बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये चीज आपको बतानी है। 1960 में हुई थी, 1980 में हुई थी, 1970 में हुई थी, 1950 में हुई थी। तो भाई कब हुई थी? तो ये हुई थी बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी 1970 में हुई। कब हुई? 1970 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला रहेगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का जो वर्गीकरण है निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? जो एक तो आपका कौन सा क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र है, एक यहाँ पर निजी क्षेत्र है। तो इन दोनों का जो वर्गीकरण किस आधार पर आप करते हो? रोजगार की शर्त के आधार पर, आर्थिक गति की प्रकृति पर, उद्योत्व का स्वामित्व पर, उद्यम से नियोजन प्रकृति की संख्या पर। ठीक है, तो सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र है उनका जो आधार का जो नियंत्रित होता है वो उद्यम के स्वामित्व पर होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो टोटली 20 क्वेश्चन मैंने यहां पर आप लोगों के लिए करवा दिए। अब पार्ट बी आप लोगों का स्टार्ट हो गया। ये पार्ट बी आप लोगों के लिए रहेगा और यहाँ पर आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके बी पार्ट में है ना, तो वहां तक उनकी जो वर्ड लिमिट रहेगी यानी कि 80 शब्दों में आपको उनका आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये वायरल पेपर है और बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी, वो हम आपको लिखकर बता देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? इसके दो कारण आपको बताने हैं। तो 18वीं शताब्दी के जो अंत में भारत में कपड़ा गिरावट में, कपड़ा का जो निर्यात था, कपड़ा का जो व्यापार था उसमें गिरावट क्यों आ गई, दो कारण बताने हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये आपका पार्ट बी रहने वाला, पार्ट बी रहने वाला। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसी कॉपी आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसी कॉपी आपको मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऐसी कॉपी मिलेगी तो यहाँ पर आपको क्या डालना है? पार्ट बी डाल देना है। और वर्णनात्मक जो क्वेश्चन थे ये आपके, मैंने आपको बताया था कि ये आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है वर्णनात्मक। प्रश्न संख्या कितनी है? एक है। प्रश्न क्या है? 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों? दो कारण आपको बतानी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 डालनी है, इस तरीके से उत्तर यहाँ पर लिखना, फिर हेडिंग डालनी है आपको बनाकर कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट, ये आपको हेडिंग बना लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना है। इसका आंसर आपको लिखना है कि ब्रिटेन ने सूती वस्त्र का आयात शुल्क लगाया, जिसके कारण निर्यात बाजारों में क्या हुई? गिरावट आ गई थी और भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का निर्यात बढ़ा। मैनचेस्टर के सामानों की भारतीय बाजारों में क्या बढ़ी? में बाढ़ आ गई थी। तो मशीन से बने सामान सस्ते थे और उसे बुनकर इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, ये तो क्या हो गया कि अंत में जो गिरावट आई थी, क्यों आई थी? क्योंकि ब्रिटेन में सूती वस्त्र का जो आयात शुल्क लगा दिया गया था। तो वहां पर तो क्या होते थे, जैसे कपड़े खरीदते थे तो वहां पर क्या होगा? शुल्क उनको देना पड़ता था। इसके कारण वहां के बाजारों से कोई कपड़ा ही नहीं खरीदता था। इसके कारण वहां पर गिरावट आ गई थी और फिर भारत से ब्रिटिश वस्तुओं का निर्यात बढ़ा। फिर भारत से वस्तु ले जाने लगे वहां के लोग, यहाँ से उनका क्या बढ़ने लगा? वस्तु का आयात बढ़ने लग गया था। तो सामान भारतीय बाजारों में उनकी मांग बढ़ने लग गई थी। तो मशीनों से बने सस्ते और बुनकर प्रतिस्पर्धा कर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहेगा। इसके बाद में इसके दो प्रमुख कारण आपसे पूछे गए। क्या पूछे गए? दो प्रमुख कारण पूछे गए हैं ना, ये बताइए। तो प्रमुख कारण में पहला तो कारण हेडिंग डाल देनी है। तो पहला कारण क्या रहेगा कि ब्रिटिश औद्योगिकरण ने भारतीय कपड़ों को, तो क्योंकि वो भारत से कपड़े ले जाने लगे तो प्रतिस्पर्धा बाजारों से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, ये दूसरा कारण क्या था कि उत्पादक में वृद्धियों में कमी तथा उद्योगों की विकास में दीर्घकालीन असमर्थता के कारण निर्यात में कमी आ गई, जिसके कारण गिरावट आ गई। टोटल ये आपका 80 वर्ड का आंसर लिखना है। 80 वर्ड आपके हो चुके, इतना ही आपको आंसर लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा और उसका जो आंसर रहेगा वो भी बता देते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि एक चीज ध्यान क्या रखनी है कि अगर ये 18 जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हो कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताए गए किन्हीं दो प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आ रहा तो करना है, दोनों में से एक ही करना है। वर्ड लिमिट उतनी ही है, 80 वर्ड में ही इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये जो आपका रहेगा ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्या? क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? तो क्या मूल सोच थी जो क्षमता का विकेंद्रीकरण है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इस तरीके से हेडिंग डाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 2,
अब हेडिंग क्या डालनी है, क्षमता के विकेंद्रीकरणों के पीछे मूल सोच, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो क्या रहेगा कि ये 80 वर्ड इतना ही होता है, 80 वर्ड में ही लिखना है कि विकेंद्रीकरण के पीछे मूल सोच यह थी कि सबसे बड़ी संख्या में समस्याओं और मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छे तरीके से सुलझाए जाते हैं और लोगों को अपने इलाकों में समस्याओं का बेहतर ज्ञान है। लोगों ने अपने इलाकों में समस्याओं का बेहतर ज्ञान है, जिसके पास बेहतर विचार भी है और पैसा जहां खर्च करेंगे वहां चीजों की को अधिक कुशल और प्रबंधित करें। भारत में एक संघीय सत्ता की साझेदारी के लिए राज्य सरकार के नीचे सरकार एक स्तर की आवश्यकता होती है। तो इतना आपको इसका आंसर लिख देना है इस तरीके से, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव आंसर लगे कि हाँ हेडिंग वगैरह आपने डाल रखा है, इस तरीके थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और मोर इंपॉर्टेंट ही होता है कि ऐसे समय तो यार जो सोशल साइंस होती है हेडिंग वगैरह ही देखते हैं। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा में आ जाएगा, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता के बंटवारों पर किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो नहीं आ रहा तो फिर आपको ये करना है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें और भारत में पाए जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का आपको यहां पर क्या करना है, वर्णन करना है। दो प्रकार की मिट्टी यहां पर आपको बतानी है, ठीक है। अथवा में यह क्वेश्चन नहीं है कि अभ्रक की उपयोगिता एवं भारत के किन्हीं दो उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे कि मान लो हमारा अगला जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और हाँ एक चीज याद रखना कि आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी में ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, रेड पेन का एचकेस का नहीं यूज करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, मैंने अभ्रक वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए किया है, अभ्रक की उपयोगिता। तो पहले ये उपयोगिता बतानी, फिर उसके बाद उत्पादक राज्यों का नाम हमें लिखना है, ठीक है। तो पहले हमने हेडिंग डाली अभ्रक की उपयोगिता, क्वेश्चन नंबर वगैरह इस तरीके से डाल लीजिएगा। तो अभ्रक एक वायु विद्युत रोधी अधात्विक खनिज है। पहली बात तो ये कि अभ्रक जो है क्या सा खनिज है, एक धात्विक खनिज है। विद्युत रोधी होने के कारण इस खनिज का सर्वाधिक जो उपयोग है विद्युत उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि अभ्रक एक विद्युत रोधी होती है और इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो विद्युत रोधी जो उपकरण होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका जो उपयोग है साज सज्जा की सामग्री जो होती है, जैसे कि रंगाई पिटाई वगैरह होती है ना, और उसके वस्तु को निगाम करने में भी किया जाता है, इसका उपयोग उनको बनाने में किया जाता है, ठीक है। अभ्रक का जो वितरण है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में इसको सरमोर कहा जाता है कि भारत विश्व का सरमोर है, कि भारत में फर्स्ट स्थान है अभ्रक का। और उत्पादक राज्य इसके कौन कौन से हैं, तो दो हैं, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान। इतना ही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, 80 वर्ड इतने ही होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, देखो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है कि अगला है आपका यहाँ पर क्वेश्चन भाई कि 4 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय और प्रतिवित्तीय आय में विभेद कीजिए, इन दोनों में अंतर बताना है। फिर उसके बाद में देश की स्थिति की तुलना करने पर उसमें कौन सी विधि बेहतर है, ये राष्ट्रीय आय या प्रतिवित्तीय आय। फिर अथवा में ये नहीं आता तो फिर ये करना है, ठीक है, कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव आपको देने हैं कि विदेशी व्यापार को किस तरीके से अनुकूल बनाया जा सकता है। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से 4 नंबर आपको डाल देना। अब विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, तो हेडिंग डाल दो विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार से भाई क्या समझते हो, तो देखो कि देश में अधिक उत्पादित वाली वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करना में मदद मिलती है। क्या होता है कि जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो जब हम जैसे अपना माल देंगे तो उसके बदले में हमें क्या देते हैं, विदेशी मुद्रा हमें मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी दुकान पर गए और वहां आपने पैसा दिया तभी तो आपको सामान मिलेगा। तो जैसे अब क्या होता है कि यहाँ से हमारे देश से उत्पादित होने वाली जो वस्तु है हम उनको विदेशी व्यापार यानी कि दूसरे देश में जाके बेचेंगे तो उनकी मुद्रा हमें मिलेगी। तो उससे क्या होता है कि उनकी मुद्रा हमें एक तो अर्जित हो जाती है और विदेशी व्यापार का जो मुद्दा है, मुद्दा का उपयोग देश की उन्नति में काम आता है और ये जो काम आता है हमारे देश की उन्नति में काम में लगाया जा सकता है। व्यापार के दो जो आपके देश के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। अब होता क्या है कि जब हम एक देश से व्यापार करते हैं, जैसे कि 2 देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उनकी बॉन्डिंग बढ़ती है, ठीक है। दो देशों के बीच में व्यापार होगा तो उनके बीच में जो संबंध रहेंगे दोनों देशों के बीच में वो थोड़े अच्छे रहेंगे, सहयोग की मदद मिल भी सकती है। तो इस समय एक दूसरों से मदद कर सकते हैं। जब भी संकट का समय आएगा तो वो जिस देश से आप लेन देन कर रहे हो तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो एक तो विदेशी व्यापार से हमारा उद्देश्य ये रहता है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा सी वर्ड में, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा
ये वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेंगे, सेकंड पार्ट रहेगा। तो यहाँ आपकी अभी तो 4 नंबर के क्वेश्चन थे, 2 3 3 4 नंबर, अब 6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके। निम्नलिखित प्रश्नों का प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह का अर्थ बताना है। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई किन्हीं 3 सत्याग्रहों का विश्लेषण कीजिए। अब पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सत्याग्रह जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। इसका सीधा सा एक अर्थ होता है, क्या होता है कि सच्चे उद्देश्य के लिए अन्याय के खिलाफ, ठीक है, सच्चे उद्देश्य के लिए अन्याय के खिलाफ किसी भी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी से शारीरिक बल से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच हो तो आपकी जीत जरूर होगी। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए उनके बारे में यहाँ पर आपको विश्लेषण थोड़ा करना है, और ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट 150 में करना है आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं करना। 170 तक हो सकता है, पर ऐसा कि 200 वर्ड में लिख रहे हो तो फिर वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, एग्जाम नंबर काट लेगा। ये करना है। अगला रहेगा अथवा में असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी हमारे देश में आकर बहुत तगड़ा हुक्म जमाने लग गई थी, तो ये विदेशी व्यापार करने लगे थे। तो उन सबको जो अत्याचार हो रहे थे उन सबको बंद करने के लिए महात्मा गांधी ने यह आंदोलन चलाया गया था, और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ये आपको लिख देना है। अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर लेना, दोनों में से एक करना, दोनों तो करने नहीं है भाई, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर का आपका रहेगा कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसका क्या कारण है। जिसको समाप्त करने के किन्हीं 2 उपाय आपको बताने। देखो 2 उपाय, और इसका कारण सबसे बड़ा ये कि अभी भी जो भारत हमारा देश है इसमें ऐसे राज्य है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल रही है। अशिक्षित लोग होने के कारण, ठीक है, अशिक्षित जो लोग होते हैं वो अभी भी जाति प्रथा पर ये प्रचलित है कि छोटी जात के जो लोग होते हैं उनको टच नहीं करते, उनसे कुछ लेन देन, वस्तु का लेन देन नहीं करते। तो ये जो पिछड़ा क्षेत्र है, ये यानी कि वहां पर प्रॉपर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, प्रॉपर शिक्षा वहां पर नहीं है। तो ये अशिक्षित होने के कारण ये अभी भी है, प्रचलित है। इसके 2 कारण ये आपको लिख देने, ठीक है। अथवा में यह आएगा कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव का तरीकों का वर्णन कीजिए। देखो महिलाओं के साथ भेदभाव क्या होता है, स्त्री और पुरुषों के बीच जो भेदभाव है, सबसे बड़ा जो भेदभाव है आज भी बहुत जगह, अब तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था, और ये अशिक्षित होने का ही प्रमुख कारण है कि जो एजुकेशन बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से ये भेदभाव भी यहाँ पर कम हो रहे हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, और भारत में किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का लेख भी लिखना है। तो देखो पहले तो गन्ने की खेती होती कहां पर है, ठीक है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो। 2024 के लिए यार जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए वो हर एक क्वेश्चन वायरल है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बता देना है। फिर इससे मतलब गन्ने की खेती के लिए जो उपयुक्त परिस्थिति क्या होती है, गन्ना की कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है, ठीक है। भूमि क्या होती है, वर्षा की किस तरीके से आवश्यक होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता देनी है। अगला यहाँ पर आपका भूक्षरण से आप क्या समझते हैं और इसको रोकने के उपाय आपको यहाँ पर बता देने हैं। तो ये इस तरीके से अगला हो जाएगा आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं का यहाँ पर आपको विवेचन कर देना है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। अथवा में यहाँ पर आपका आ जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। सिंपल है, ज्यादा कुछ लपड़ा यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन कर देना। अब आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो टोटली आपको कितने क्वेश्चन करने, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जो 150 वर्ड में आपको लिखने हैं। तो ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका मानचित्र वाला रहेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। तो पहला मानचित्र से संबंधित रहेगी। तो यहाँ पर देखो दिया जाएगा कि निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह पर आपको चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। तो देखो वहां पर आपको मानचित्र मिल जाएगा। जैसे आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम सेंटर, एग्जाम हॉल पर जो टीचर आपको ड्यूटी देंगे तो वो आपको वहां पर मानचित्र दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सही आकलन आपको करना है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 2020 में हुआ, तो कहाँ हुआ था, वो स्थान आपको मानचित्र में दर्शाना है। भारत का मानचित्र आपको मिलेगा, कहाँ हुआ था कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होता कहाँ हुआ था,
था? जल्दी से कमेंट करो। महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अब आएगा वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून महात्मा गांधी ने कहाँ तोड़ा था? डांडी तट पर। कहाँ तोड़ा था? डांडी तट। इसका आंसर हो जाएगा डांडी जो तट था वहां पर महात्मा गांधी जी ने नमक जो आंदोलन था उसको तोड़ा था। ठीक है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो जलियांवाला जो बाग हुआ था उसकी जो घटना घटी थी वो कौन सा स्थान था? अमृतसर था, पंजाब में हुआ। तो जलियांवाला हत्याकांड का हुआ था अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ। और कहाँ था? ये पड़ता है पंजाब में, ये पड़ता है, और अमृतसर में ही ये बेटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो महात्मा गांधी जी का जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो वो कहाँ हुआ था? ठीक है, नादिया जिले में। कहाँ हुआ? नादिया, जो नदिया जिला, नादिया नहीं नदिया जिले में हुआ था। चोरी चोरा हत्याकांड किस जिले में हुआ वो सीरीज आपको मानचित्र में ये दिखना। ठीक है, मानचित्र मिलेगा वो चीज दर्शानी। अब देखो ध्यान देना कि यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि ए और बी का निर्देश दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, उसका ए और इसका बी। ठीक है, अब ये जो बी रहेगा, ठीक है, वो तो आपने मानचित्र में भर दिया। ठीक है, मानचित्र में दर्शा दिया। बी में क्या बोल रहा है कि निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाइए। अब ये भी दर्शाना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नगर लिखिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है भाई? वो दर्शा हुआ। कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनता? तो सरदार सरोवर बांध बनता है। यहाँ पर कौन बनता है? सरदार सरोवर बांध बनता है। तो वो आपको वहां पर दर्शाने नक्शा में कि कहाँ पर बनता है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी एक्स का चिन्हित नाम लिखी। तो वो एक्स चिन्हित आपको नक्शे में ही मिलेगा। ठीक है, ये रहेगा। अगला, भारत में एक जूट उत्पादक राज्य का नाम लिखो। तो जूट उत्पादक सर्वाधिक कहां पर होता है उस राज्य का नाम नक्शे में दर्शाना है। और भारत में कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखे। तो ये सारी चीजें ना बेटा आपको कहां दर्शानी है? नक्शे में। ये सारी चीजें आपको दर्शानी है। अगला क्वेश्चन कि जो आपका रहेगा, जो आपका 9 ए रहा था उसको अपने मानचित्र में तो दर्शा दिया। अब यहाँ पर क्या दिखा है कि निम्नलिखित निर्देश प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग नहीं कीजिए। तो इसका पहले तो आपको मानचित्र में दर्शवाएगा, यानी कि मानचित्र मिलेगा, उसमें ये चीज करनी है। दूसरी बार आपको ये कॉपी में लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ। तो भाई महाराष्ट्र में हुआ, लिख लो। इसका आंसर नहीं पता तो नोट कर लो। दूसरा, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? तो किस पर तोड़ा था? डांडी तट पर। किस पर? डांडी तट पर तोड़ा था। गांधी जी जो थे, जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटित हुई? तो ये कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी, पंजाब में पड़ता है अमृतसर। और महात्मा गांधी किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जहाँ से चलाया था? तो वो नादिया जिले से चलाया था। चोरी चोरा हत्याकांड कहाँ हुआ ये आपको दर्शा देना। ठीक है, अब वही ये रहेगा आपका कि जो आपका बी रहा था, बी वाला पार्ट रहा था। ठीक है, ये थोड़ा पेपर मुड़ नहीं रहा है, बी वाला पार्ट रहा था। तो इनको भी आपको उत्तर पुस्तिका में इनका आंसर लिखना है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखना है, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध, दक्षिण प्रमुख नदी का नाम लिखना है, भारत के एक जूट उत्पादक राज्य का नाम लिखना है और एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना है। ठीक है, तो भाई ये आपका रहा है पेपर। ये क्या रहा है आपका? सामाजिक विज्ञान का ये आपका वायरल पेपर है जो 7 मार्च 2024 को मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट 7 मार्च को पेपर दोगे वो बहुत खुश हो जाएंगे जब यही पेपर आएगा। ठीक है, तो यार वीडियो साथ काफ़ी लॉन्ग हो चुका है और आज की वीडियो में इतना ही। और देखो यार, अगर आपने जिस स्टूडेंट ने वीडियो को पूरा देखा है तो एक बार कमेंट करके जरूर जाना कि मैंने वीडियो पूरा देखा है। और आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूले। तो जय हिंद दोस्तों, लव यू।